वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज का हमारा है 351 से आपके ग्रेड 375 तक क्वेश्चंस रहने वाले स्टूडेंट्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज नाउ एज प्रूफ स्प्लिट अकॉर्डिंग टू आईपी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईपी पूछ रहा है, आईपी के अकॉर्डिंग आपकी प्रूफ स्प्लिट क्या है। ठीक है, तो ये आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्रूफ स्प्लिट के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा 57.1। ठीक है, 57.1 आपका हो जाएगा, प्रूफ स्प्लिट होता है। अकॉर्डिंग टू, अगर आपसे पूछ ले अकॉर्डिंग टू यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के हिसाब से आपका क्या रहता है, तो आप क्या बताएंगे इसका। तो ये हो गया। अगर आपसे पूछ ले यूएसपी के अकॉर्डिंग प्रूफ स्प्लिट क्या होता है, तो आप बताएंगे 50% वी बाई वी। वी बाई वी का है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52, ये याद रख लेना, प्रूफ स्प्लिट का बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन। अगला आपका एल एब्सोल्यूट स्प्लिट डिफर्स फ्रॉम द रेक्टिफाइड स्प्लिट प्राइमरी बिकॉज इट्स कंटेन। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा लेस देन 1% वाटर। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा लेस देन 1% वाटर, यानी कि एल्कोहल यानी कि एब्सोल्यूट स्प्लिट और आपकी रेक्टिफाइड स्प्लिट एक दूसरे से कैसे भिन्न होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तो इसमें आ जाएगा लेस देन 1% वाटर। एक आपको मैं दो तीन चीजें बता देता हूँ। फर्स्ट आपका था प्रूफ स्प्लिट, तो प्रूफ स्प्लिट आपको रखना है 57.1%। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको नहीं बोलना, 57.1% वेट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है, अगर आपसे यूएसपी पूछे यूएसपी की प्रूफ स्प्लिट, तो आप बताएंगे 50% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। एक आपका एब्सोल्यूट स्प्लिट का अगर पूछता है, तो आपका कितना होता है, वो आपका होता है 95%। ठीक है, एब्सोल्यूट स्प्लिट कितनी होती है आपकी 95%। ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, 95% होती है आपकी एब्सोल्यूट स्प्लिट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू इज डिफाइंड एज, कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू सही परिभाषा क्या है। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वैल्यू किस में निकाली जाती है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू अगर आपसे पूछे तो आपकी होती है सपोस्ट्रीज में। ठीक है, सपोस्ट्रीज में आपकी डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकाली जाती है। अब इसको सही रूप से अगर आप परिभाषित करें तो क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा वेट ऑफ ड्रग डिस्प्लेसिंग वन पार्ट ऑफ बेस। सेकेंड ऑप्शन है वेट ऑफ बेस डिस्प्लेसिंग बाई वन पार्ट ऑफ ड्रग। तो ठीक है, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा आपका, एक पार्ट ड्रग को डिस्प्लेस करता है, उसी को क्या बोला जाता है आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट है, ए ड्रग हैज ए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ 2 इफ ड्रग 6 ग्राम ड्रग इज इनकॉर्पोरेटेड बेस डिस्प्लेस विल बी। तो इसका आंसर हो जाएगा, इससे आधे कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 आंसर आ जाएगा इसका। यदि किसी दवा का डिस्प्लेसमेंट वैल्यू 2 है तथा 6 ग्राम दवा मिलाई जाती है, तो कितना बेस विस्थापित होगा, 3 ग्राम बेस इसका विस्थापित होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। फारेनहाइट टेम्परेचर कोरेस्पॉन्डेंस टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें आपका क्या आएगा, दोनों भाषाओं में क्वेश्चन नीचे ले लाए हूं, कुछ स्टूडेंट बार बार कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, आपका डिग्री सेल्सियस, आपका जो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस 5/9। ठीक है, डिग्री सेल्सियस 5/9 F-32, इस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। अब आपको कोई भी टेम्परेचर दे, आपको फारेनहाइट में दे, आपको किस में दे, डिग्री सेल्सियस में, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे बताएंगे 40 डिग्री सेल्सियस आपको बताया है। ठीक है, 40 दिया हुआ आपको, तो 5/9 F-32 इस तरह से डालना आपको। अब इसको आपको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 104 डिग्री फारेनहाइट। आप जो भी टेम्परेचर होता है उसको आप नोट कर करके डाल सकते हैं। ठीक है, ये इधर जाएगा, अगर आप ऐसे सोल्व करेंगे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए एक बार। ठीक है, या ऐसे करो, नहीं तो ऐसे ही कर सकते हो इसको। ठीक है, 5F-32। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया ये। ठीक है, अब ये आ गया 5F-32 का 5 का कितना हो गया 160। ठीक है, 160 इधर माइनस में है, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ना। ये इधर माइनस में है, तो इधर किस में आ जाएगा, आपका प्लस में आ जाएगा। तो ये इनको दोनों को प्लस कर लीजिए, डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा ना। तो इसको प्लस करने के पे कितना आएगा, 6 और 5 11 1। ठीक है, इस तरह से इस फॉर्मूले में आपको डाल के कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केल्विन टेम्परेचर कॉरेस्पॉन्ड्स टू 25 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन आ जाएगा आपका 298 है, 298 ऑप्शन में है। ओके,
298 आ जाएगा आपका, 25 का कितना होता है 298 केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस का मैंने फॉर्मूला बताया, फॉर्मूले में डाल के देख लेना। अभी अपन करेंगे तो वीडियो लंबा होता है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत टाइम निकाल के अपना वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगला है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन शुड पोजेस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन लगभग कितना होता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का होता है आपका 0.52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0.52 डिग्री सेल्सियस आपका आइसोटोनिक का होता है। इसमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोला जाता है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसकी क्या होता है 0.9% W/V NaCl जो सॉल्यूशन होता है। ठीक है, NaCl जो सॉल्यूशन होता है, ये क्या होता है आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक एग्जाम में एक बार कंफ्यूजन का भी आंसर वो आपको ऑप्शंस मिले थे कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में उसमें पूछा था, उसमें ऑप्शंस आपको दिए 0.9, एक ऑप्शन था 0.087, ठीक है, एक ऑप्शन था 0.086। ठीक है, इस तरह से आपको ऑप्शन दिए गए थे 4। तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक करेंगे? तो आपको ऑप्शन लगाना है ये वाला 0.089% W/V NaCl सॉल्यूशन, ये आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पे अगर आप आरबीसी को रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आरबीसी रखी जाएगी तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, उसमें क्या कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे आप, ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक में अगर आप आरबीसी को रखते हैं तो क्या चेंजेस आता है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालेंगे। ठीक है, अगला है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन प्रोड्यूस बाय द 1% NaCl सॉल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली। ऊपर वाला कितना था, ये मैंने आपको बताया 0.087, उसका था आपका 0.52। ठीक है, तो यानी कि इससे कुछ थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0.576 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका फ्रीजिंग पॉइंट 1% NaCl का है, वो था 0.087। नॉर्मल सलाइन कंटेंट्स, नॉर्मल सलाइन में क्या होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। अगर आपसे एक्यूरेट पूछा जाए, ठीक है, अगर आपसे एक्यूरेट पूछता है तो आप 0.087 बताएंगे परसेंट NaCl। ठीक है, W/V कई बार और इसमें भी देता है W/V या V/V ऐसे करके भी ऑप्शन बना के देता है, तो उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 360, विच ऑइंटमेंट बेस इज मोस्ट ओकेजनल। सबसे अधिक कौन सा बेस कौन सा है आपका? ओलिगोजिनस बेस है इसमें, ऑप्शन ओलिगोजिनस बेस होता है। अब आपसे मैं इसमें बोलता हूँ ओलिगोजिनस बेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपके ऑयल्स आते हैं, वैक्स आता है, पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम्स आते हैं, और आपका आता है पैराफिन। ठीक है, ये आपके हो गए पैराफिन। ठीक है, ये मैंने बताया इसकी नेचर पैराफिन की मैंने पहले बताया था आपका, एसिडिक नेचर होते हैं। ठीक है, मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन भी मैंने पहले बताए हुए हैं। पेट्रोलियम बेस होता है, पेट्रोलियम बेस आपका यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक जो ऑइंटमेंट बनते हैं, जो ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स होते हैं उनमें आपका कौन सा यूज किया जाता है? आपका पेट्रोलियम बेस यूज किए जाते हैं। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स में पैराफिन यूज नहीं किया जाता क्योंकि इनमें मेनली कौन सा आता है? व्हाइट पैराफिन आता है ना, व्हाइट पैराफिन। व्हाइट पैराफिन बनता है आपका ब्लीचिंग प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? ब्लीचिंग। ठीक है, ब्लीचिंग किससे होती है? H2O2 से ब्लीचिंग की जाती है, तो ब्लीचिंग प्रोसेस से बनता है, जो आपकी आईज को डैमेज कर सकता है। इसलिए आपकी आंखों की प्रिपरेशन में पैराफिन यूज नहीं किया जाता, उसमें यूज किया जाता है पेट्रोलियम बेस जो ऑइंटमेंट आते हैं, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रख लेना। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन एक तो आपका ठीक हो गया। दूसरा आपका वाटर सोल्यूबल बेस। ठीक है, आपको हर ऑप्शन के बारे में चलो बता देता हूँ मैं। ठीक है, वीडियो लंबा होता है तो आपको 25 क्वेश्चन दे देंगे, 25 से हम किन दे देंगे। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेस में आपके आते हैं, जैसे आ गया आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल आ गया, कार्बोपोल आ गया, वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। फिर उसके बाद O/W बेस जो आते हैं, ठीक है, O/W इमल्सन बेस में आपके आते हैं विट्सपॉल। कौन सा आता है आपका? विट्सपॉल और मैकिसपॉल। ठीक है, विट्सपॉल और मैकिसपॉल आपके आते हैं इसमें O/W इमल्सन बेस में। और वाटर रिमूवल बेस में आपके आते हैं यूसिडॉन और एक्वाफोर। यूसिडॉन और एक्वाफोर याद कर लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 361, विच ऑइंटमेंट बेस कैन बी एब्जॉर्ब कंसिडरेबल क्वांटिटी ऑफ वाटर विदाउट लूजिंग कंसिस्टेंसी। कौन सा ऑइंटमेंट बेस जो अधिक मात्रा में पानी अवशोषित कर सकता है? तो कौन सा आ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी, एडजॉर्प्शन बेस। एडजॉर्प्शन बेस आ जाएंगे। आपसे पूछ रहे एडजॉर्प्शन बेस क्या होते हैं, तो मैं एडजॉर्प्शन बेस का एग्जांपल बता देता हूं आपको, यूसिडिन और आपका एक्वाफोर। यूसिडिन और आपका एक्वाफोर क्या होते हैं आपके? ठीक है, एडजॉर्प्शन बेस, ये याद कर लेना, हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं? हाइड्रोफिलिक नेचर के आपके ये बेस होते हैं। ठीक है, एक एक का ऑप्शन में बताता हुआ चल रहा हूँ। पॉलीइथाइलिन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEG ऑइंटमेंट बेस बिलोंगिंग टू, किस श्रेणी का है PEG? तो ये क्या हो गया? वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं। कौन से बेस होते हैं?
वाटर सोल्यूबल बेस। इसका एग्जाम्पल के अगर तौर पे मैं आपको बताऊं तो इसके एग्जाम्पल में आता है मैक्रोजोल, ठीक है, मैक्रोजोल और कार्बोवैक्स। याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये पूछे हुए इनके नाम, ठीक है, मैक्रोजोल और कार्बोवैक्स। कुछ स्टूडेंट्स ने बीच में कमेंट किया था सर बिना एक्सप्लेनेशन के बताइए, बट बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे नहीं सर एक्सप्लेनेशन के साथ ही समझाइए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, 25-25 क्वेश्चन करके लाते हैं, बट आपको डिटेल चैप्टर वाइज ही समझा रहा हूँ मैं ना, इसलिए चैप्टर वाइज नोट्स बना रहा हूँ जिससे स्टूडेंट्स लगे रहे। अगला है विच इक्विपमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर द लार्ज स्केल ऑइंटमेंट प्रिपरेशन। तो लार्ज स्केल ऑइंटमेंट प्रिपरेशन में आपकी यूज की जाती है ट्रिपल रोलर मिल। अब ये काम कैसे करती है मैं आपको वो समझाता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से आपकी 3 आपके क्या लगे हुए होते हैं, रोलर लगे हुए थे, ठीक है। थोड़ा डायग्राम का इश्यू रहता है अपना, ठीक है। उसके ऊपर जैसे यहाँ पे लगा हुआ आपका हुपर, जिसमें से आपका ऑइंटमेंट बेस डला हुआ है, ठीक है। इसमें आपका ऑइंटमेंट जो भी बेस जिससे भी बना रहे हैं, ये जो फर्स्ट रोलर है, ये 3 रोलर हो गए। फर्स्ट रोलर थोड़ा स्लो स्पीड पे घूमता है, सेकेंड थोड़ा उससे ज्यादा स्पीड पे घूमता है, और थर्ड आपका इन सबसे ज्यादा स्पीड पे घूमता है। ये होगी आपकी ट्रिपल रोलर मिल। कौन सी मिल होगी? ट्रिपल रोलर मिल। अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे ऑइंटमेंट बेस आपका यहाँ पे है, इससे आपका जो भी बेस है वो फर्स्ट रोलर पे गिरा, ये धीरे धीरे इस पे आएगा और इस तरह से ऐसे आता जाएगा, यानी कि इसमें पार्टिकल साइज रिडक्शन भी होगा और आपकी मिक्सिंग भी होगी। पार्टी जो भी आपका बेस था उसकी मिक्सिंग भी हो जाएगी, यानी कि यहाँ आते आते कंप्लीट आपका बेस तैयार हो जाएगा, यानी कि ऑइंटमेंट बेस आपका तैयार हो जाएगी। यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, जिसमें भी आप पैक कर रहे हैं, पैकेजिंग इक्विपमेंट है ना, जैसे आपकी जो भी ट्यूब वगैरह है वो यहाँ रखी हुई है, तो ये इसमें पैक होता चला जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कि इस ट्रिपल रोलर जो मील है ना, इसको आप मान लीजिए ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से बना रहे हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन से अगर हैं, पहली बात बताऊं मैं, ऑइंटमेंट जो होते हैं वो लोकल और सिस्टमिक दोनों एक्शन शो करते हैं। फर्स्ट बात, ऑइंटमेंट्स आपके स्टेराइल भी होते हैं और नॉन स्टेराइल भी होते हैं। जो स्टेराइल ऑइंटमेंट होते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। नॉन स्टेराइल में तो आप थोड़ा सा इनको साफ करके इक्विपमेंट्स को यूज कर सकते हैं, बट अगर आप ऑप्थेल्मिक यूज कर रहे हैं तो उसमें स्टेराइल चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है, पहले ट्रिपल रोलर मील को 5% फिनोल से क्या किया जाता है, ठीक है, 5% फिनोल से वाइप किया जाता है, यानी साफ किया जाएगा। उसके बाद इसमें आपकी यूवी रेडिएशन से इसको स्टेराइल किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका, यानी कि ये आपका इधर का तो तैयार हो गया। अब बात आती है इसकी, जो आपका कंटेनर था, इसको 70% जो अल्कोहल है, ठीक है, 70% अल्कोहल में 24 घंटे के लिए, 24 आवर्स के लिए डिप करके रखा जाएगा, नहीं इसको डिबो के रखा जाएगा 24 घंटे के लिए, जिससे इसके जो बैक्टीरिया थे वो डिस्ट्रॉय हो जाए। किसकी बनी होती है? आपके एल्यूमिनियम की होती है ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ तक का मामला आ गया समझ में। अब बात आती है कि सर हमने पैक कर लिया, बट फिर भी अगर कुछ बच गया तो जाते टाइम जब ये टर्मिनल इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है, टर्मिनल स्टरलाइजेशन, इसमें क्या होता है आपका, जब ये आपकी इंडस्ट्री से बाहर निकलेगा तो उस टाइम इसमें गामा रेडिएशन से इसको स्टेराइल करा जाता है। वो क्या करती है, जो भी बैक्टीरिया फंगल जो भी इन्फेक्टेड सब्सटेंस थे उनका क्या कर देगी, म्यूटेशन कर देगी, जेनेटिक म्यूटेशन, और वो किल हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके ऑइंटमेंट का मैंने आपको बता दिया कौन सी मशीन है, कैसे क्या काम करती है, ठीक है स्टूडेंट्स। नियमित फार्मा क्लासेज पे आपको हर चीज समझा के बताई जाएगी पूरा डिटेल में, ठीक है। मैं आप चाहता हूँ आप फार्मासिस्ट बने, ड्रग इंस्पेक्टर, जो भी आप बन रहे हैं उसके लिए बने, बट नॉलेज आपको पहले उसके लिए गेन करनी पड़ेगी, और वो नॉलेज आपको नियमित फार्मा क्लासेज कंप्लीटली डिटेल आपको नॉलेज गेन करवाने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको जो भी आपका अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ क्वेश्चन वाइज, ठीक है। बाकी सॉल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ पीडीएफ, और जल्द ही अपन और भी कुछ सोच रहे हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, जो भी नोट्स वगैरह तैयार होंगे तो, ठीक है स्टूडेंट्स। क्योंकि थोड़ा टाइम का वो रहता है, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि रेगुलर रहने की क्लासों को, बट थोड़ा दिक्कत आ जाती है ना, काम की वजह से, ऑफिस का काम भी जो भी, तो ऐसा थोड़ी सी आप देखिए, अभी कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा टाइम मैनेज करने की। ओके स्टूडेंट्स, तब तक आप पढ़िए, आपका पूरा सहयोग देगा नियमित फार्मा क्लास। सारे आपके डाउट का क्लियर करवाया जाएगा। अगर ज़्यादा डाउट होगा तो आपको वीडियो बना के समझा दिया जाएगा, बट ऐसे नहीं कि छोटे छोटे डाउट, आप एक बार वीडियो को देखिए, अगर कोई फिर भी डाउट रहता तब आप मैसेज करना, फिर मैं आपको डिटेल बनाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको हर छोटी बात के लिए 5-5 मिनट, क्योंकि प्रोफेशनली यूट्यूबर नहीं हूँ ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, इतना टाइम है नहीं कि मैं ऐसा कुछ करूँ, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, जितना टाइम निकलता है उसमें से आपके लिए मैं, क्योंकि आपके लिए अगर आधे घंटे का वीडियो ला रहा हूँ मैं, तो उसके लिए उससे पीछे मुझे भी 2 घंटे की मेहनत लगती है ना,
2 घंटे में जैसे आपका नोट क्वेश्चंस ढूंढना, क्वेश्चंस को टाइप करवाना, फिर उनको चेक करना, क्रॉस चेक करना, ठीक है, उसके बाद आपका क्लास का तैयारी करना, तो इसमें लगभग 2 घंटे के पीछे मेहनत लगती है। तो जॉब में इतना टाइम निकालना थोड़ा सा हार्ड पड़ता है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसलिए आप थोड़ा सा, आपको ज़्यादा डाउट आता है आप कमेंट करिए, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेविगेशन इज मेनली परफॉर्म टू, नेविगेशन मेथड्स क्या काम करता है आपका ना, किस उद्देश्य से किया जाता है। तो नेविगेशन मेथड होता है, आपको मैं पहले समझाता हूँ। नेविगेशन मेथड ऑप्शन देखिए, रिड्यूस पार्टिकल साइज एंड ऑब्टेन स्मूथ डिस्पर्जन, इंक्रीज विस्कोसिटी, रिमूव मॉइस्चर, रिमूव, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 8 ही हो जाएगा। बट इसके बारे में, नेविगेशन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके सस्पेंशन जो होते हैं ना, सस्पेंशन का शायद मैंने क्लास डाल दिया ना, सस्पेंशन जो है, तो सस्पेंशन में पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड आपका नेविगेशन मेथड यूज किया जाता है। तो नेविगेशन जहां भी पूछा जाए कि सस्पेंशन में पार्टिकल साइज रिडक्शन के लिए क्वेश्चन में आया हुआ है, क्वेश्चन मैं वही बना रहा हूँ जो पहले आए हुए हैं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है। आपको कुछ लोग बोल रहे सर बहुत इजी हो जाता है कई बार क्वेश्चन, भाई ऐसा ही क्वेश्चन आता है पेपर में, वो उस दिन करने में दिक्कत होती है। अगर पेपर में मैं ये आपको 50 जो क्वेश्चन देता हूँ, अगर मैं ये 50 आपको पढ़ा के भेजूंगा तब भी स्टूडेंट 45 ही ठीक होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा दिमाग और स्ट्रेस और इस तरह से माहौल रहता है। तो स्टूडेंट्स आपको पहले ही उसी लेवल का करवाया जा रहा है, ये नहीं कि मैं हाई फाई लेवल का करवा दूं, यहाँ आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और वहाँ वो पेपर में नहीं आए, वही पढ़ाया जा रहा है जो आपके पेपर में आएगा और यहाँ पे काम आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपसे ये पूछा जाए नेविगेशन मेथड तो कहाँ यूज किया जाएगा, आपके सस्पेंशन में, ठीक है। अगला है विच सपोस्ट्री बेस इज हाइड्रोफिलिक, कौन सा सपोस्ट्री बेस है जो हाइड्रोफिलिक इन नेचर का है। तो हाइड्रोफिलिक नेचर का आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजिनेटेड वेजिटेबल, यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। क्या हो जाएगा आपका पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। दो नाम बताए थे मैंने इसमें, एक आपका कार्बो, ठीक है, एक आपका बताया था मैंने कार्बोवैक्स और एक आपका मैक्रोजेल, ठीक है, ऊपर लिखवाया, ऊपर देख लेना, ऊपर वाले क्वेश्चन में पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के बारे में पूरा बता दिया मैंने, कार्बोवैक्स और, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको एक और बेस का नाम भी आ सकता है, अगर पेपर में आए नाम, तो आपको दूसरा नाम अगर लिख दे तो वो आपका होता है कार्बापोल 934। वो भी क्या होता है आपका, ये जो ये हाइड्रोफिलिक बेस होता है कार्बापोल 934, दूसरा आपका पीईजी, ये दोनों क्या होते हैं आपके हाइड्रोफिलिक बेस होते हैं। पीईजी के दोनों नाम थे वो मैंने आपको ऊपर बता दिया, मैक्रोजोल और कार्बोवैक्स, ठीक है, आपका लिखा हुआ ऊपर उसमें देख लेना, ठीक है। अगला है 366 कोका बटर एग्जिबिट विद पॉलीमॉर्फिक फॉर्म विद आइडियल मेल्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। इसमें आपको दिया है कि कोका बटर का कौन सा पॉलीमॉर्फिक फॉर्म आदर्श माना जाता है। इसमें फॉर्म होते हैं, अल्फा होती है आपकी, बीटा होती है, बीटा डैश होती है और गामा होती है। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो बीटा इसका तो आंसर हो जाएगा। बट मैं आपको बताऊं बीटा और बीटा डैश में भी दो होती है, बीटा में भी दो होती है, बीटा डैश सबसे अच्छी होती है, ठीक है, बीटा डैश जो मोस्ट यूज की जाती है। ऑप्शन में ये बीटा डैश कर लीजिए या तो इसको, नहीं तो बीटा याद रख लीजिए, बीटा डैश, ठीक है, मोस्ट सुटेबल होती है आपकी। अगर ऑप्शन में ये भी मिलता है बीटा और बीटा डैश में, तो आपको बीटा डैश टिक करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, मोस्ट सुटेबल होती है। इसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। आपको ये जो कोका बटर ऑयल है इनके बारे में आते हैं, तो ये आपके क्या सपोस्ट्री बेस होते हैं, ठीक है। इनके लिए आगे बता देता हूँ, चलो छोड़िए, आगे क्वेश्चन आएगा तब बताता हूँ। वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द रेक्टल सपोस्ट्रीज इज, रेक्टल सपोस्ट्रीज का मुख्य प्रमुख नुकसान क्या है, वेरिएबल एब्जॉर्प्शन, कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, हाईली इनस्टेबिलिटी इन मोल्ड, पुअर पेशेंट कॉम्प्लियंस ड्यू टू द बिटर इन टेस्ट। अगर आप रेक्टल सपोस्ट्रीज यूज करें तो वेरिएबल एब्जॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। बट आगे मैं आपको बताता हूँ, कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कंप्लीट नहीं होता फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, वहां से एब्जॉर्ब होकर आपके लीवर तक चली जाती है। बट इसमें आपकी वो ड्रग यूज की जाती है जिनका लार्ज क्या होता है, पहले भी वीडियो में बताया मैंने, लार्ज मोलिकुलर वेट होता है, या तो जिस ड्रग का बिटर इन टेस्ट होती है, टेस्ट में बहुत ज्यादा बिटर होगी, उस ड्रग की क्या बनाई जाती है आपकी सपोस्ट्रीज। या आपको जो भी जिस भी रूट से आप यूज कर रहे हैं, रेक्टल, वेजाइनल, नेजल, जो भी रूट से आप सपोस्ट्रीज यूज कर रहे हैं वहां का लोकल एक्शन चाहिए, तब आप सपोस्ट्रीज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बताया। बट इसके बाद सी ऑप्शन दिया गया हाई इनस्टेबिलिटी इन मोल्ड, ठीक है, मोल्ड के अंदर इनस्टेबिलिटी होगी। मान लीजिए मोल्ड के अंदर आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोल्ड के अंदर आप मोल्ड में बना रहे हैं आपकी सपोस्ट्रीज, तो वहां चिपकने का खतरा रहता है ना, मोल्ड में सपोस्ट्रीज आपने बनाए वहां चिपकने, तो उसके लिए यूज किया जाता है कैस्ट्रोल। स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछे हुए इसलिए मैं वही बता रहा हूँ जो आपको जरूरी है, ठीक है। एक वर्ड भी आपको फालतू का नहीं पढ़ाया जाएगा और कम भी नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना आपके लायक है, जितना आपका है उस हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
ये आपका ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि ये हाई लेवल का नहीं है, ये ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी है और आपका फार्मासिस्ट के लिए भी। अब उसमें जो भी फार्मासिस्ट एम्स सीआरई के फार्मासिस्ट आते हैं या सीएसएफ का फार्मासिस्ट आता है, जो भी फार्मासिस्ट है, हर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चंस। ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने बनाए हैं, या अपनी मेहनत से जो भी मान लीजिए, उससे आपको मेरी जितनी मेहनत है वो आपको मैं परोस के दे रहा हूँ आधे घंटे के लेक्चर में। ठीक है, 30 मिनट में जितने दिन से मैंने पढ़ाई करी है वो सब आपको कंटेंट दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है विच पाउडर पासेस कंप्लीट थ्रू द सीव नंबर 85। अब आता है सीव नंबर। मैंने पहले ही बताया सीव नंबर किसे डिसाइड करा जाता है, आपका जो 2.54 सेंटीमीटर जो एरिया होता है उसके अंदर नंबर ऑफ पोर्स क्या कहलाते हैं, सीव नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस एरिया के अंदर 2.54 ऐसे 2.54 ऐसे, मान लीजिए ये आपकी सीव है, तो इधर 2.54 और इधर से इधर 2.54। इस एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ पोर्स होंगे वो 85 है, तो आपकी सीव नंबर 85 हो जाएगी। तो इसके अंदर जो पूर्णतः गुजरता है वो पाउडर कौन सा कहलाता है आपका, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरी फाइन पाउडर। जो 85 नंबर सीयू को पार कर जाएगा वो कौन सा पाउडर होगा, सीयू नंबर 85 का पाउडर होगा। स्टूडेंट्स आपको हर चीज बताई जा रही है स्टूडेंट्स, अब बाकी आपके ऊपर है, देख ली मेरी तरफ से जितना हो पा रहा है मैं वो उतना कर पा रहा हूँ आपके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लगे रहना है, बस साथ साथ लगे रहिए, अपने जो भी थ्योरी नोट्स होंगे उनको निकालिए। और थ्योरी नोट्स की बात रही स्टूडेंट्स, अभी मुझे तैयार करने में टाइम लगेगा, जैसे जैसे मैं टॉपिक्स चलते जाएंगे उसके साथ ही नोट्स तैयार करने की कोशिश करूंगा। अभी थोड़ा बिजी था, अब देखता हूँ कल से या परसों से तो मैं आपको थ्योरी लेक्चर भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोर्स पाउडर कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स जितना मुझसे हो पाएगा इतना ना, ऐसा नहीं है कि सर बोले कि सर अभी मुझे आप दीजिए, ऐसा नहीं हो पाएगा। बट एक चीज़ और याद रखना, कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, प्लीज़ वो थोड़ा ध्यान रखें ना। आप मैसेज करिए, उसके बाद मैं देखता हूँ टाइम लगता है तो मैं अपने आप वापस आपको बोल दूंगा, तब आप कॉल कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है, मैसेज करिए, उसमें जवाब जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, कोर्स पाउडर पासेस थ्रू विच सीव, जो कोर्स पाउडर है वो कौन सी सीव को पार करता है, आपकी सीव नंबर 10 को। ठीक है, मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, सीव नंबर 10 को जो पार करेगा वो होगा आपका कोर्स पाउडर। ठीक है, ये तो आपको लिखा हुआ है। सीव नंबर जो आपकी 22 को पार करेगा वो होगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर। ठीक है, मॉडरेट कोर्स पाउडर। सीव नंबर जो आपकी 44 को पार करेगा, 44 वो होगा मॉडरेट फाइन पाउडर। ठीक है, अगला है आपका जो सीव नंबर 85 को पार कर जाएगा ना, वो फाइन पाउडर हो जाएगा आपका। और जो आपका 120 को फाइन वेरी फाइन, और जो आपका सीव नंबर, ठीक है, और बाद में जो सीव नंबर 35 को, कौन सी 35 को पार कर जाएगा वो होगा माइक्रो फाइन पाउडर। ओके स्टूडेंट्स, ये आप पाउडर्स को याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच साइज रिडक्शन मेथड इज बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट, कौन सा साइज रिडक्शन मेथड है जो इम्पैक्ट सिद्धांत पर आधारित है। तो हैमर मिल, ठीक है, दूसरा कटर मिल, रोलर मिल और एंड रोलर मिल। तो आपके हैमर मिल पे इम्पैक्ट ही लगता है सीधा। ठीक है, कटर मिल में तो कटिंग होती है ना, रोलर मिल में जो रोलर होते हैं वो आपके उसमें क्रशिंग फोर्स करता है ना रोलर, तो ये हैमर मिल क्या आ जाएगी आपका, इम्पैक्ट फोर्स करता है। विच मिल मेनली वर्क्स ऑन कंप्रेशन, कौन सी मिल जो है कंप्रेशन पे काम करती है, तो आपकी रोलर मिल कंप्रेशन पे काम करती है। हैमर मिल का भी ऊपर बताया था मैंने, कौन सा था, इम्पैक्ट। ठीक है, फ्लूडाइज हैमर मिल का इम्पैक्ट और अब्रेसिव दोनों लगता है, और कटर मिल तो कटिंग करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ना कटिंग वटिंग से। यूटेटिक मिक्सचर इज फॉर्म ड्यू टू, यूटेटिक मिक्सचर बनने का मुख्य उद्देश्य क्या है, डिप्रेशन द मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन नंबर ए, डिप्रेशन द मेल्टिंग पॉइंट। तो आपका यूटेटिक मिक्सचर होते क्या है, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर ये होता क्या है, ये तो हमें पहले पता चले। तो यूटेटिक मिक्सचर आपको वो मिक्सचर है स्टूडेंट्स जिसमें दो या दो से अधिक, ठीक है, जिसमें क्या मिलाया जाता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस मिलाए जाते हैं जिससे क्या हो, उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो उस मिक्सचर का। तो इसके लिए एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपने देखा भी होगा सुना भी होगा, जैसे आपका मेंथोल होता है, ठीक है, मेंथोल, थाइमोल, ठीक है, मेंथोल, थाइमोल, आपका कैम्फर, फिनोल, ये सब अगर आप एक साथ मिक्स करके बनाते हैं, सेलोल, एस्प्रिन, इन सबको अगर आप मिक्स करते हैं तो इनका क्या बनता है, आपका यूटेटिक मिक्सचर बनता है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये है, ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं करना, इसमें आपको याद ये रखना है कि यूटेटिक मिक्सचर बनने से होगा क्या, तो क्या होगा, उसका डिप्रेशन हो जाएगा, किसका, आपके मेल्टिंग पॉइंट का डिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, विच पेयर्स इज द क्लासिकली यूटेटिक मिक्सचर, कौन सा पेयर है जो क्लासिकली यूटेटिक मिक्सचर है, तो मैंने ऊपर भी बताया आपको, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए,
है ना, ऊपर बताया आपको पूरा, जैसे कैम्फर बताया मैंने, ठीक है, मेंथोल बताया आपको, सेलोल बताया, एस्प्रिन बताया, ठीक है, फिनोल बताया, ये सब क्या करते हैं आपके यूटेटिंग मिक्सचर्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूटेटिंग मिक्सचर बनाने का तरीका। अगला है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट मेनली इंडिकेट इट्स, कि सॉल्वेंट का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मुख्यतः क्या दर्शाता है। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस सब्सटेंस का क्या दर्शाएगा आपका, उसका दर्शाएगा आपका पोलरिटी, कौन सा सब्सटेंस कितना पोलर है, यानी कि उसमें करंट कितना प्रोवाइड होगा, तो वो उसकी क्या सॉल्व करता है, पोलरिटी। अब आता है कि सबसे ज्यादा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि पोलरिटी किसकी है, तो आपका जो वाटर है उसका सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, इसलिए वाटर के अंदर से लाइट आराम से पास हो जाती है। इसका कितना होता है आपका 78.5, ये पूछा हुआ है 78.5 किसका है। अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से 25 के बीच में है, 1 से 25 में तो वो नॉन पोलर हो गया, उसमें से करंट आपका पास नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका 26 से 30 यानी 26 से 50 के बीच में है तो आपका हो गया सेमी पोलर, क्या हो गया आपका, सेमी पोलर। और आपका 50 से अगर ज़्यादा है, आपकी रेंज अगर 50 से, ठीक है, आपकी रेंज अगर 50 से मोर देन 50 है ना, 50 से ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, पोलर कांस्टेंट, पोलर सॉल्वेंट। तो जिसकी भी 50 से ज़्यादा होगी तो उसको आप क्या बोले, ये याद कर रहे हैं, ये तीनों पूछे हुए हैं, 1 से 25, 26 से 50 और 50 के बाद, और वाटर का पूछा हुआ है तो वो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन वही ला रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, फालतू का एक भी आपको क्वेश्चन इस सीरीज में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। स्टूडेंट्स बोलते हैं आसान है, हार्ड, जो भी आप बोलते हैं उससे मुझे कोई मैटर नहीं है, मैं वही ला रहा हूँ जो आपको काम आएगा, ठीक है। फालतू का इधर उधर का एक भी क्वेश्चन, मान लो मैं हाई लेवल का लाऊं और आपको यहाँ टेंशन होगी, सर मुझे तो आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, तो उससे मुझे कोई आपका बेनिफिट नहीं है। मुझे बेनिफिट अगर एक भी स्टूडेंट मेरी वजह से अगर सक्सेस होता है तो मेरे लिए बेनिफिट है, ठीक है, ना कोई आपसे कुछ लिया जा रहा है, बस अगर एक भी सक्सेस होता है तो मेरे लिए वो काफ़ी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, निम्न में से कौन सा एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम नहीं है, निपोसोम्स। ये मैंने ये क्वेश्चन इसलिए बनाया है, ये वाला क्वेश्चन, कि आपको मैं 3 चीजें याद करा सकूं कि नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या है, वरना मैं एक ऑप्शन दे सकता नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम इनमें से कौन सा है, तो आपको सिंपल में एक ऑप्शन देता, बट इसलिए मैंने 3 दिए हैं कि आपको ये 3 याद रहे। लिपोसोम्स आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, न्यूसोम्स आपका नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, माइक्रोस्पेयर्स आपके नोवल माइक्रोस्पेयर्स नोवल ड्रग डिलीवरी, सिंपल सिरप आपका नॉर्मल डोजेज फॉर्म है, ये तो ये कहाँ नोवल ड्रग, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, है ना, सिरप, ठीक है, सिंपल सिरप हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसी तरह से पढ़ते रहना है, नियमित फार्मा क्लासेज के साथ रहिए। ग्रुप बताया मैंने, कोई व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करेगा, कोई मतलब आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं करेगा, ग्रुप में आप ऐड होना, ठीक है। लिंक मैं डाल दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी है उसमें ग्रुप में ज्वाइन होना। आपको पीडीएफ 50-50 क्वेश्चंस की मिलती रहेगी विद सॉल्यूशन, जो मैं क्लास में सॉल्यूशन वाली पीडीएफ करता हूँ वो पीडीएफ मैं आपको उसमें भेज देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तब तक पढ़ते रहिए, अच्छे से लगे रहना है, कंफ्यूज नहीं होना है, किसी की बातों में नहीं आना है। कुछ लोग बार बार सिलेबस को, सीआईएसएफ के सिलेबस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज नहीं होना है, आपको लगे रहना है, ठीक है। तब तक के लिए आराम से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहिए अपनी स्टडी के।